ग्राफियल फॉलिकल के बारे में। किसके बारे में? बोलो सर ग्राफियल फॉलिकल क्या है ना? तो ध्यान से देखो, हम बताए होंगे कि जो ओवरी होता है ना, ओवरी के अंदर में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और उस फॉलिकल के अंदर में होता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट दैट मींस तुम ओवम समझो। क्या समझोगे? ओवम। यानी ओवम का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? ग्राफियल फॉलिकल के अंदर होता है। और ये ग्राफियल फॉलिकल कहाँ है? अभी ओवरी के अंदर। समझ रहे बात को? यानी ओवरी के अंदर जो सबसे पहले होता है प्राइमरी ओसाइट। सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी ओसाइट। फिर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल के बाद ग्राफियल फॉलिकल। तो ये सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने में कितने दिनों का समय लगता है? 14 दिनों का समय लगता है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो ग्राफियल फॉलिकल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर आता है ग्राफियल फॉलिकल का मैच्योर का मतलब परिपक्व है, बड़ा सा ग्राफियल फॉलिकल। तो बड़ा सा ग्राफियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। हम किस चीज पे बात करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ग्राफियल फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी ओसाइट यानी कि ओवम। ओवम किसके अंदर बनता है? ग्राफियल फॉलिकल के अंदर बनता है। ठीक है, तो ग्राफियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। सबसे बाहर में एक लेयर, सबसे बाहर जो लेयर है इसे हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर, इंटरना मतलब अंदर। तो थीका एक्सटर्ना हो गया। उसके अंदर और एक लेयर है उसको थीका इंटरना कहते हैं हम लोग। थीका इंटरना के बाद आप एक पतला सा मेम्ब्रेन देखिएगा, है ना? दिखाई दे रहा है? ये पतला सा जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। देखिए ये सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। ये छोटे छोटे सेल को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम जानेंगे हम लोग और इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हमको याद रहेगा, जब एग्जाम में लिखेंगे तो हम एक चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, कितना मार्क्स का होता है सर? ये 5 मार्क्स का होता है, 5 या 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा हो गया। इसके अंदर जो खाली जगह आप देख रहे हैं, ये खाली जगह जो है इसको एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बहुत सारे सेल का ग्रुप देख रहा है, गुच्छा जो देख रहे हो तुम लोग, सेल का बहुत सारा जो ग्रुप है, ये जगह, इस जगह को कहते हैं कुमुलस ओपोरस। कुमुलस ओपोरस। उसके अंदर में, कुमुलस ओपोरस के अंदर में हमारा है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, अब यही सेकेंडरी ओसाइट को हम यहाँ बड़ा करके बताए हैं कि सेकेंडरी ओसाइट एक्चुअली में यहाँ तो छोटा करके बताए हैं, उसके अंदर के सारे चीजों को जिक्र नहीं कर पाएंगे, तो इसी चीज को हम यहाँ बड़ा कर दिए हैं। यानी सेकेंडरी ओसाइट को अगर हम बात करें, यही सेकेंडरी ओसाइट को हम यहाँ पर बड़ा करके जिक्र किया गया है। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट को फाइनल यहाँ देखिए कि सेकेंडरी ओसाइट क्या है? ये सेकेंडरी एक्चुअली में भविष्य का ओवम है। क्या है? ओवम। थोड़ा सा फर्क है ओवम में और सेकेंडरी ओसाइट में, थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। समझिए पहले कि सेकेंडरी ओसाइट बनता है पहले और उसके बाद फिर क्या बनता है? ओवम। ओवम तब बनता है जब फीमेल के बॉडी के अंदर में शुक्राणु पहुंचता है। शुक्राणु के साथ जब सेकेंडरी ओसाइट का मिलन होगा तभी सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट होगा ओवम में। यानी कि अगर किसी फीमेल के अंदर अगर स्पर्म एंटर नहीं कर रहा है, अगर उसके बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं जा रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर ओवम भी नहीं बन रहा है। ओवम नहीं बन रहा उसके बॉडी के अंदर। उसके बॉडी के अंदर क्या बन रहा है? सेकेंडरी ओसाइट। और यही खत्म हो जाता है पीरियड्स के साथ, यही खत्म हो जाता है, यही मर जाता है। ओवम नहीं बन पाता है। ओवम तभी बनेगा जब आपके बॉडी में क्या प्रवेश करेगा? स्पर्म प्रवेश करेगा। यानी जब इसके साथ स्पर्म का मिलन होता है तब सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट होता है किसमें? ओवम में, और फिर जाके जाइगोट बनता है। समझ में आ रहा बात को? तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट का। तो सेकेंडरी ओसाइट में ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी ओसाइट का एक सेल है। क्या है? एक सेल है। जैसा कि हम बात बोल लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए एक सेल है। सेल होगा तो न्यूक्लियस होगा, ये बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर में क्रोमोसोम वगैरह होगा, डीएनए वगैरह होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह का क्रोमोसोम डीएनए दे चुके हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो हमारा डीएनए होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है।
और न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए कई जगह होते हैं, कोई बता पाओगी? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और जगह पे होता है, जानते हो? क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, प्लास्टिड के अंदर डीएनए होते हैं, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका खुद का डीएनए है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, क्या उनके पास डीएनए है उसका? नहीं। ये डीएनए सरकारी डीएनए, सरकारी डीएनए मतलब हुआ इस पे सबका हक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए वो उसका खुद का डीएनए है, ठीक है। और प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए वो उसका खुद का डीएनए है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी साइट के बारे में। तो ये तो हो गया सेल, ये सेकेंडरी साइट है। इस सेल के चारों ओर 3 एक्स्ट्रा और लेयर है। कितना लेयर? 3 लेयर एक्स्ट्रा। तो इसके जस्ट ऊपर में, इसके जस्ट ऊपर में जो लेयर है, पहला लेयर, ये जो पहला लेयर है, इस पहला लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा फर्स्ट लेयर है। ये कैसा लेयर है? ये फर्स्ट लेयर है, जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी साइट का पहला लेयर कौन है? जोना पेलुसिडा। अच्छा, सेकेंडरी साइट का ये वाला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। क्या है? प्लाज्मा में तो यहां लिख दिए हैं कि अंदर वाला वो उसका पर्सनल लेयर है, अपना लेयर है। हर कोशिका का अपना लेयर होता है बाहर की तरफ। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं है, हर सेल का वो नेचुरल मेम्ब्रेन है। अगर वो मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो फिर सेल नहीं है। ऐसा कोई सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो? बताइए तो। दुनिया में ऐसा कोई सेल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर वो सेल नहीं है, समझिए। ऐसा कोई दुनिया में सेल नहीं है, कोई जीव नहीं है जिसके सेल में मेम्ब्रेन नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो कोई भी सेल हो, उसमें क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा लेयर होता है सेकेंडरी साइट के अंदर। तो कौन कौन सा एक्स्ट्रा लेयर? तो पहला एक्स्ट्रा लेयर है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर है, उसका नाम है कोरोना रेडियाटा, जो सेकंड लेयर है। और कोरोना रेडियाटा के और ऊपर में एक और लेयर है जिसका नाम है फॉलिक्यूलर सेल, ये तीसरा लेयर है। तो हमारे सेकेंडरी साइट के ऊपर में कितना लेयर है? 3 लेयर है। अब समझिए बात को, ये 3 लेयर क्यों है? समझ रहे बात को ना? अब इमेजिनेशन करो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। तो यहां पर याद करने वाली बात यह है कि सेकेंडरी साइट के अंदर कितना लेयर? तो क्या बोलोगे? 3 लेयर। फर्स्ट लेयर जोना पेलुसिडा, सेकंड लेयर कोरोना रेडियाटा, थर्ड लेयर फॉलिकुलर सेल। अगर हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बोल के बोलेंगे, सबसे आउटर लेयर फॉलिकुलर सेल, मिडिल लेयर और इनर लेयर जोना पेलुसिडा। सबसे अंदर का जो लेयर है वो उसका नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। यहां तक क्लियर है? तो ये सेकेंडरी साइट का स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरीके का सेकेंडरी साइट जो है यहां से बाहर निकलता है। इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ओवरी से क्या ग्राफियन फॉलिकल बाहर निकल जाता है? बताओ, तुम बताओ रे बंटी, ओवरी से ये क्या ग्राफियन फॉलिकल बाहर निकल जाता है? नहीं। क्या बाहर निकलता है? ओवम निकलता है। ओवम, हम ओवम नहीं बोलेंगे, बार बार बोलते हैं, समझ में आता है कि ओवम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माने दिखाई दे रहा है सेकेंडरी साइट। क्या ये पूरा का पूरा ग्राफियन फॉलिकल बाहर निकलता है? नहीं, ये ग्राफियन फॉलिकल टूटता है और टूटकर क्या बाहर निकलता है? सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। बोलो सर, तो ये चित्र कहाँ बनाए? ये चित्र हम अंदर का बनाए हैं। ये पूरे ग्राफियन फॉलिकल को बाहर करके दिखाए हैं। एक्चुअली में ग्राफियन फॉलिकल दिखता कैसा है, ग्राफियन फॉलिकल के बाहर अंदर क्या है, उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। समझ रहे बात को ना? और इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte, तो इसको बड़े करके जूम करके हम यहाँ बड़ा बना दिए हैं। कोई दिक्कत? तो आप समझ चुके हैं कि ओवरी के अंदर में जो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ में आया बात को? थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लो, इमेजिनेशन करो कि ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है?
और यहां पर पहुंच चुका है स्पर्म। क्या पहुंच चुका है? मान लीजिए ये स्पर्म है, शुक्राणु जिसको कहते हैं। अब स्पर्म जैसे सेकेंडरी साइट के पास पहुंचा, तो मान लीजिए ये सेकेंडरी साइट है और ये स्पर्म है, ये पहुंचा, ये तुरंत घुस नहीं जाएगा अंदर। तो ये सेकेंडरी स्पर्म सोच रहा है कि हम कैसे घुसे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर घुसने के लिए 3 दीवार को तोड़ना होगा। कितना दीवार को? 3 दीवार को तोड़ना होगा। पहला दीवार है फॉलिकुलर सेल, दूसरा दीवार का नाम है कोरोना रेडियाटा और तीसरा दीवार का नाम है जोना पेलुसिडा। ये तीनों दीवार को तोड़ने के बाद स्पर्म अंदर घुसेगा। समझ रहे बात को? और ये हमारे सेकेंडरी साइड इतना बड़ा होता है, सेकेंडरी साइड इतना बड़ा होता है कि ये स्पर्म का ये चोटी है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हेड, ये पूरा का पूरा हेड अंदर घुस जाता है। पूरा स्पर्म अंदर नहीं घुसता है। स्पर्म का केवल जो आगे वाला पोर्शन है, हेड जिसको बोलते हैं, वो हेड इस अंडा यानी सेकेंडरी साइट के साइटोप्लाज्म, ये जो कोशिका द्रव है, इस कोशिका द्रव के अंदर प्रवेश करता है स्पर्म का हेड। अब बोलोगे सर स्पर्म का हेड ही क्यों गया, दूसरा पार्ट क्यों नहीं गया? न्यूक्लियस जाता है। हाँ, क्योंकि स्पर्म के हेड में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? डीएनए, पिता का डीएनए, पापा का डीएनए, क्योंकि पापा का बॉडी से आया हुआ है ये शुक्राणु। तो पापा के बॉडी का जो डीएनए है वो यहां पर है। तो ये वाला न्यूक्लियस जो है यहां पर पहुंच जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस इसके साथ क्या हो जाता है? फ्यूज्ड हो जाता है। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बनता है। और जब एक न्यूक्लियस बन गया, अब ये सेकेंडरी साइट नहीं, अब ये जाइगोट कहलाएगा। जाइगोट, जब न्यूक्लियस मिल गया दोनों का, तब जाइगोट बनेगा। हाँ, ओवम, सही सवाल है कि सर ओवम, अभी तो जाइगोट बना दिए, ओवम कब बनेगा? तो समझिए बात को, जब ये हेड घुसा, तो हेड के साथ साथ यहाँ पर एक सेंट्रियोल है बाबू। क्या है? सेंट्रियोल। देखिए यहाँ पे एक सेंट्रियोल भी ले लिए हैं, एक सेंट्रियोल भी घुसता है। क्या घुसता है? सेंट्रियोल। और क्योंकि देखिए ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। सॉरी, सेंट्रियोल क्या होता है? कोई मतलब डीएनए मतलब कुछ और होता है या नहीं, सेंट्रियोल डीएनए नहीं होता। देखिए सेंट्रियोल एक्चुअली में सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। सोचिए अगर सेंट्रियोल नहीं होगा, सेकेंडरी साइट के पास तो सेंट्रियोल है नहीं, समझो, और स्पर्म जब घुसेगा अंदर, वो सेंट्रियोल लेके नहीं घुसेगा, तो जब दोनों का न्यूक्लियस मिलेगा, ओवम से जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट कितने सेल का? एक सेल का। एक सेल से 2 सेल नहीं हो पाएगा, 2 से 4 नहीं हो पाएगा, 4 से 8 सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन ही नहीं हो पाएगा। तो सेल डिवीजन होने के लिए ये जो स्पर्म है अपना न्यूक्लियस के साथ साथ एक तो सेंट्रियोल भी भेज देता है, एक तो सेंट्रियोल। और जब सेंट्रियोल गया, तब वो सेकेंडरी साइट कहलाया ओवम। क्या कहलाया? ओवम कहलाया। और उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस जाकर उसके साथ फ्यूज्ड करेगा और दोनों मिलकर फिर से हमारा ये जो सेल बनेगा, ये सेल क्या कहलाएगा? जाइगोट। जाइगोट तब कहलाएगा जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो जाएगा, और फ्यूज्ड होकर एक न्यूक्लियस बनेगा। समझे बात को ना? इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। स्पर्म पूरा नहीं घुसेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्पर्म पूरा क्यों घुसेगा? स्पर्म का ये बीच वाला पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन है, इसमें क्या है? नहीं है स्पर्म का। अच्छा, स्पर्म क्यों जाना चाहता है बताइए? अंडाणु यानी सेकेंडरी साइट के पास जाना चाहता है, जानती हो? क्योंकि सेकेंडरी साइट के पास जाना चाहता है क्योंकि इसके पास डीएनए है। क्या है? डीएनए, पिताजी का डीएनए है, और इसके पास माँ का डीएनए ऑलरेडी है। तो दोनों का डीएनए मिलाना चाहता है, माँ का और पिता का डीएनए मिला के एक ऐसा सेल बनाना चाहता है जिसमें दोनों का गुण हो, पिता का भी गुण हो और माँ का भी गुण हो। तो हमको स्पर्म का केवल डीएनए चाहिए। स्पर्म पहुंचा, अपना डीएनए कहां पहुंचा दिया? इसके अंदर पहुंचा दिया। तो फिर बोलोगे सर बाद बाकी का क्या काम? तो बाद बाकी काम हम आपको बताएंगे कि सर ये बीच वाला क्या काम है, पूंछ वाला क्या काम है, ये ऊपर में देख रहे हो, ऊपर में हम ऐसे चित्र बनाए हो ऐसे, इसका क्या काम है। तो जब हम आपको स्पर्म का फिगर बताएंगे तो ज्यादा जिक्र करेंगे। फिलहाल अब यहां समझिए कि जब ये स्पर्म पहुंचता है तो इसके हेड के पास, इसके हेड के पास एक्रोसोम है। क्या नाम है इसका? एक्रोसोम। एक्रोसोम है, और इस एक्रोसोम में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करता है? जैसे सेकेंडरी उस साइड से टकराता है तो ये फट जाता है, एक्रोसोम क्या हो जाता है? फट जाता है। फटने से क्या हुआ? सारा केमिकल रिलीज हो गया,
और सारा केमिकल रिलीज हो गया, इसमें 3 टाइप्स के केमिकल हैं, 3 टाइप के एंजाइम हैं जो तीनों टाइप्स के लेयर को क्या करेगा, तोड़ेगा। जब लेयर टूटेगा तो यहां एक रास्ता बन गया। क्या बन गया? एक रास्ता। तीनों लेयर को तोड़ दिया, एक रास्ता बन गया बाबू। और जैसे रास्ता बन गया तो अब ये जो न्यूक्लियस है वो कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो कहां चला जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो कैसे सेकेंडरी ओसाइट के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है, कुछ इस प्रकार से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात को आप लोगों को? तो फिलहाल यहां पर हम चर्चा किए एक ग्राफियन फॉलिक्यूल का और दूसरा सेकेंडरी oocyte का। इस तरीके से हम लोग का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट था कंप्लीट होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा पार्ट कंप्लीट नहीं होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम 3 पार्ट बताए थे, ध्यान से देखिएगा। 3 पार्ट। सबसे पहले बताया थे इंटरनल जेनेटेलिया। क्या बोले थे? इंटरनल जेनाइटिलिया। इंटरनल जेनेटेलिया बोलोगे सर इंटरनल जेनेटेलिया में क्या क्या बताएं? इंटरनल जेनेटेलिया में आपको ओवरीज के बारे में बताएं, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताएं, यूट्रस के बारे में बताएं और वेजाइना वगैरह के बारे में बताएं। ये सब कौन सा पार्ट है? इंटरनल जेनेटेलिया। अब जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम लोग भलवा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भलवा। भलवा का मतलब ये हुआ फीमेल की बॉडी का जो बाहर वाला पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहर वाला पार्ट है, इसीलिए तो नाम पड़ा एक्सटर्नल। उसे हम लोग भलवा के नाम से जानते हैं। और इस बाहर वाले पार्ट में 3-4 पार्ट है। जैसे स्किन का जो बड़ा फोल्डिंग दिख रहा है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, पॉन्स प्यूबिस, ये सब भलवा का पार्ट है। और आपको हम बताएं कि इसमें हम लोग को एक चीज और पढ़ना होता है, मेमरी ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेमरी ग्लैंड के बारे में। यानी ब्रेस्ट के अंदर, कहां? ब्रेस्ट के अंदर, महिला के ब्रेस्ट के अंदर एक ग्रंथि होता है जिसको हिंदी में कहते हैं दुग्ध ग्रंथि, यानी मिल्क का निर्माण करने वाला ग्रंथि होता है, वो महिला के ब्रेस्ट के अंदर है। तो उस चीजों को हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे कि मेमरी ग्लैंड कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजों का भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए जो नहीं किए हैं।